Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Phases in Operations Research Study. यानी कि आज के लेक्चर में हम Operations Research में किन किन पर्टिकुलर फेजेस को फॉलो किया जाता है उन फेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ऑपरेशन रिसर्च का? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऑपरेशन रिसर्च का कि ये साइंटिफिक मेथड्स का यूज करता है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स का यूज करता है तो इसका मतलब इसके द्वारा प्रोवाइड रिजल्ट्स कैसे होते हैं? एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट होते हैं। और इसके साथ साथ ये क्या करता है? डिसीजन मॉडल्स को बिल्ड करता है। ये खास बातों को इसकी है ना कि ये साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज करता है और उसके साथ साथ ये डिसीजन मॉडल्स को भी बिल्ड करता है। इसी वजह से इसके जो प्रॉपर सॉल्यूशंस होंगे वो एकदम सटीक होंगे, एक्यूरेट होंगे, करेक्ट होंगे। जब हम ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रेफरेंस में, तो यहां पर मुझे तीन फेजेस को फोकस करना होता है। कौन कौन सी है तीन फेजेस? द वेरी फर्स्ट फेज इज द जजमेंट फेज, सेकेंड वन इज द रिसर्च फेज एंड द थर्ड वन इज द एक्शन फेज। तो ये तीन फेजेस हैं जिसमें ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच को अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाना होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रेफरेंस में। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट अप्रोच, वेरी फर्स्ट फेज of operations research approach and this is known as the judgment phase. judgment phase की बात करते हैं। judgment phase के अंदर हमें मेनली 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। क्या क्या है ये 4 स्टेप्स जजमेंट के? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीस पर्टिकुलर स्टेप्स। जजमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको जजमेंट लेना है किसके रिगार्डिंग? जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आपको जजमेंट लेना है कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। पहले तो आपको ये भी तो एक अंदाजा लगाना पड़ेगा, एक एस्टिमेशन लेना पड़ेगा कि जो आपके पास प्रॉब्लम अवेलेबल है उसका नेचर क्या है और उसके लिए आपको किस तरीके से एक मॉडल को, डिसीजन मॉडल को डेवलप किया जाना है। तो ये कहलाएगा जजमेंट फेज। और जजमेंट फेज के अंदर इसको हम 4 स्टेप्स में स्टडी करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप, ए स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ेगी जो आप रियल लाइफ में फेस कर रहे हो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत केयरफुली डिफाइन किया जाता है। ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकती है, या किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया से रिलेटेड हो सकती है, या किसी एक पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। सबसे पहले तो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है अंडर द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ जजमेंट फेज। इसके बाद जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव एंड द वैल्यूज ऑफ वेरियस वेरिएबल्स रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। क्योंकि प्रॉब्लम तो आपने डिफाइन कर लिया है। जब प्रॉब्लम डिफाइन कर ली है तो उसके साथ में जो भी वेरिएबल्स रिलेटेड है उन वेरियस वेरिएबल्स की वैल्यू को आप डिटरमाइन करते हो और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हो उसको भी प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। तो आप यहाँ क्या करोगे? सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद जो एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है उसको सेलेक्ट करोगे और उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ में जो भी वेरिएबल्स रिलेटेड हैं उनकी वैल्यूज को आप डिफाइन करते हो अंडर द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे क्या रहता है? एप्लीकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट स्केल ऑफ मेजरमेंट, दैट इज डिसाइडिंग द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस। अब यहां पर आप एक एप्रोप्रिएट स्केल ऑफ मेजरमेंट को डिसाइड करोगे कि आपको किस पर्टिकुलर स्केल ऑफ मेजरमेंट के बेसिस पर आगे बढ़ना है। यानी कि मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस को यहां पर डिसाइड किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर और बाय द पर्सन हु इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल। एक बार आप मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस को डिसाइड कर लेते हो, देन यू आर गोइंग टू द फोर्थ वन, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम एंड abstraction of the essential information so that a solution can be obtained। अब आपको क्या करना है? क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम भी अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव भी आपने डिफाइन कर रखा है, उसके रिगार्डिंग जो वैल्यूज है उससे रिलेटेड वेरिएबल्स की उनको भी आपने डिफाइन कर रखा है, एक मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस को आपने डिसाइड कर रखा है।
अब केवल केवल एक ही पॉइंट रह गया कि यहां पर आपको एक प्रॉपर मॉडल को फॉर्मुलेट करना है जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर सके और इसके रिगार्डिंग एक यूनिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। तो यहां पर आपको क्या करना है, केवल केवल एक प्रॉपर और एप्रोप्रिएट मॉडल को प्रॉब्लम के रेफरेंस में फॉर्मुलेट करना है। क्लियर? The second phase of operations research approach is research phase. Research phase is the largest and longest amongst all the phases. सबसे लंबी फेज रहती है ये, सबसे ज्यादा स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। हालांकि जब हम रिमेनिंग 2 फेजेस की बात करते हैं वो इतनी लेंदी नहीं है जितनी कि ये रिसर्च फेज है, लेकिन इंपॉर्टेंस हर किसी की अपनी जगह पर है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड के रेफरेंस में एक बेसिस मिलता है हर एक फेज के बेसिस पर। इसी वजह से हर फेज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब इस फेज में हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर स्टेप्स इन रिसर्च फेज। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च फेज इज ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को बेटर वे में अगर समझना है तो इसके लिए जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसके साथ साथ जो डेटा कलेक्शन है उसको भी आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा। तो जब आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हो, डेटा कलेक्शन की तरफ जाते हो, तो उसके बेसिस पर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ लेते हो। ये रिसर्च फेज का पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है इसके अंदर, जब एक बार आप ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड मॉडल। अब आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो। एक हाइपोथेसिस आपके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है रिसर्च की प्रोसेस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट और टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, जिससे कि आप अपने सॉल्यूशन की वैलिडिटी को फॉलो कर सको और उसके साथ साथ आप एक मॉडल को भी प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करते हो। थर्ड स्टेप, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल डेटा। अब आपके द्वारा कुछ एडिशनल डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। वो एडिशनल डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को फॉलो कर सको, जिससे कि जो आपने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया है उसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया जा सके। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, एडिशनल डेटा फॉलो करते हो और उस एडिशनल डेटा के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर हाइपोथेसिस को प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है। एक बार जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हो, देन यू आर मूविंग द नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस स्टेप इज एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस यूजिंग प्री एस्टेब्लिश्ड मेजर्स ऑफ डिजायरेबिलिटी। पहली स्टेज में आपने मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस या मेजर ऑफ डिजायरेबिलिटी को एस्टेब्लिश कर रखा था। उन मेजर्स ऑफ डिजायरेबिलिटी या मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस को यूज करते हुए, जिन्हें आपने पहले से ही एस्टेब्लिश कर रखा है, आप क्या करते हो, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो और उसके बेसिस पर आप हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हो, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो जब आप अवेलेबल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेते हो और उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर देते हो, तब उसके बाद ही आप अगले स्टेप की तरफ मूव करते हो। और अगला स्टेप क्या रहता है इसके अंदर, दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ वेरियस रिजल्ट्स फ्रॉम द हाइपोथेसिस। अब आपने जब एक बार हाइपोथेसिस को प्रॉपर्ली वेरीफाई कर दिया, तो उसके बाद आप जो हाइपोथेसिस वेरीफाई की है उससे आप वेरियस रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हो। डिफरेंट रिजल्ट्स, वेरियस रिजल्ट्स आर प्रेडिक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेरीफाइड हाइपोथेसिस। अब जो रिजल्ट्स आपके पास कलेक्ट हुए हैं उसके बेसिस पर आगे के स्टेप को फॉलो करते हो, जनरेशन ऑफ द रिजल्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स। अब आप रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हो, जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हो और जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप इन द रिसर्च फेज। द लास्ट फेज इन ऑपरेशंस रिसर्च अप्रोच इज एक्शन फेज। क्या मतलब है एक्शन फेज का?
दिस फेज कंसिस्ट्स ऑफ मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन। अब आपके पास जो डिसीजन अवेलेबल है ड्यूरिंग द रिसर्च फेज, तो रिसर्च फेज में जो भी आपके पास डिसीजंस अवेलेबल हैं, अब उन्हें आपको इंप्लीमेंट करना है। और उन्हें इंप्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्शन फेज है ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है। रिकमेंडेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द एक्शन फेज फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन एज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिसर्च फेज। This decision is implemented by an individual who is in a position to implement results। अच्छा, एक बात और है इसके साथ में ना, ये जो रिजल्ट है, ये जो डिसीजंस है, वो केवल उन्हीं पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्संस के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं जो रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में होते हैं। हर कोई इन रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, केवल वही इंडिविजुअल्स जो इन रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में हैं वही इन रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब पोजीशन में है, इसका क्या मतलब हुआ? पोजीशन में है इसका मतलब यह हुआ कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स अवेयर होंगे उस एनवायरनमेंट से जहां ये प्रॉब्लम अकर हो रही है, पहली बात। उसके साथ साथ वो अवेयर होंगे उन ऑब्जेक्टिव से जो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बेसिस पर अचीव किए जाने हैं। वो अवेयर होंगे उन एजम्पशन से जो उस प्रॉब्लम के पीछे हैं, और उसके साथ साथ वो अवेयर होंगे जो भी उस मॉडल की रिक्वायर्ड ओमिशंस हैं उनसे, क्योंकि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन पॉइंट से अवेयर होगा वही उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में होगा और वही पर्टिकुलर पर्सन डिसीजन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करता है। ओके, तो इस तरीके से जो डिसीजन आपको मिला है अब आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हो, और इंप्लीमेंटेशन के बाद यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। ओके, थैंक यू।